समूचे हिंदुस्तान में ढूंढो, नाम काटो और खदेड़ो की नीति घुसपैठियों के खिलाफ लॉन्च हो चुकी है। गृह मंत्री शाह का साफ आदेश है, एक भी घुसपैठिया बचने ना पाए। प्लान सिर्फ डिटेंशन सेंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन और निगेटिव लिस्ट तैयार कर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से भगाने की तैयारी है। 5 पॉइंट में गृह मंत्री शाह ने यह भी समझा दिया है कि इन्हें हटाना क्यों जरूरी है। एसआईआर पर विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही है, उसके पीछे की असली मंशा क्या है। घुसपैठियों पर शाह का 3D पिक्चर प्लान लॉन्च। 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। यानी शाह ने साफ कर दिया है, घुसपैठियों से जिन्हें प्रेम है वो सदन छोड़कर एक नहीं 200 बार भी भागेंगे तो भी सरकार पॉलिसी नहीं बदलने वाली। और जिस एसआईआर का विरोध अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी तक और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक कर रहे हैं, वो इस देश के लिए इसलिए जरूरी है ताकि कोई घुसपैठिया देश का सीएम और पीएम तय ना कर पाए। एसआईआर पर शाह का प्रहार, कांग्रेस सदन छोड़ फरार। गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से, आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए मान्यवर। ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, मैं मानता हूं। अमित शाह जिन आरोपों की बात कर रहे हैं गांधी खानदान को लेकर, उन्होंने जो कहा उसे सुनकर वाकई कांग्रेस पार्टी के सांसद अगर वॉकआउट करते तो ऐसा लगता कि अपने परिवार के बारे में कटु शब्द सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी का राग अलापने वाले राहुल गांधी को शाह ने इशारों इशारों में वोट चोर खानदान की याद दिला दी। राहुल को याद दिलाया वोट चोर खानदान। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की। सरदार पटेल जी से कम वोट मिलने पर भी प्रधानमंत्री बनकर
दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में की। तीसरी वोट चोरी एक वाद के अनुसार सोनिया गांधी ने की, बिना नागरिक बने मतदाता बनने की। बड़ी बात यह रही कि सोनिया गांधी पर लगे आरोपों को राहुल गांधी चुपचाप बैठकर सुनते रहे। शायद वो इस इंतजार में थे कि मेरे सवालों का शाह क्या जवाब देते हैं। उन्हें लग रहा था हाइड्रोजन बम जो हमने देश की जनता के सामने पेश किया है उसका कोई जवाब सरकार नहीं दे पाएगी। लेकिन शाह ने जो जवाब दिया उससे राहुल का हाइड्रोजन बम कुछ ही सेकंड में डिफ्यूज हो गया। शाह ने डिफ्यूज किया राहुल का हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। हालांकि शाह यही नहीं रुकते, वो राहुल गांधी के उस आरोप का भी बड़े ही कायदे से जवाब देते हैं कि देश के ज्यादातर संस्थानों में आरएसएस के लोग क्यों हैं। आरएसएस पर सवाल, शाह की आंखें लाल, हाँ मैं आरएसएस से हूं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। शाह के इन्हीं जवाबों को सुनकर पीएम मोदी ने भी भाषण की जबरदस्त तारीफ की। बकायदा एक्स पर पोस्ट लिखा, शानदार भाषण, विपक्ष के हर झूठ की शाह ने तथ्यों के साथ पोल खोल दी।